Hello class, myself Ritika Emmanuel and today we are going to discuss mood stabilizing drugs. Let's look at the specific objectives. At the end of the class, the students will be able to introduce mood stabilizing drugs, introduce lithium, determine the indications required for administering lithium, discuss the pharmacokinetics of lithium, explain the mechanism of action, list down the therapeutic levels of lithium, and list the side effects of lithium, explain the management of lithium toxicity, list down the concentration of lithium use, and explain the nurse's responsibility while administering lithium. ठीक है. Now introduction. Mood stabilizers are used for the treatment of bipolar affective disorder. ठीक है, bipolar affective disorder के लिए mood stabilizers यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, और common mood stabilizers कौन से हैं? लिथियम है, कार्बिमाज़ेपिन और सोडियम वेलप्रोएट. ठीक है, so today we are going to discuss mainly about lithium. Now lithium is an element with atomic number 3 and atomic weight 7. ठीक है, it was discovered by F.J. Cade in 1949 and it is the most effective and commonly used drug in the treatment of mania. Basically mania के लिए ये treatment के लिए drug use किया जाता है. ठीक है. Now indications क्या क्या है? Acute mania, ठीक है, prophylaxis of bipolar and unipolar mood disorder. ठीक है, prophylaxis का मतलब होता है prevention. ठीक है, bipolar में it refers to manic patient and unipolar mood disorder, schizoaffective disorder, cyclothymia यानी कि it is a mental states जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं पेशेंट को फ्रॉम इलेशन टू डिप्रेशन. इलेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम जॉयफुलनेस, ओवर जॉयफुलनेस. ठीक है. देन इम्पल्सिविटी यानी कि प्रॉब्लम्स विद इमोशनल और बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, एंड एग्रेशन. ठीक है. अदर डिसऑर्डर्स आर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा यानी कि इट इज़ बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर. इट इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर, बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें वेट गेन को अवॉइड करने के लिए पेशेंट वॉमिटिंग करता है. ठीक है. देन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एपिसोड्स ऑफ बाइंज ड्रिंकिंग एंड क्लस्टर हेडेक्स. Pharmacokinetics. Lithium is readily absorbed with peak plasma levels occurring in 2 to 4 hours after the single oral dose of lithium carbonate. एक सिंगल ओरल डोज लिथियम कार्बोनेट का जब दिया जाता है तो ये 2 to 4 आवर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. पीक प्लाज्मा लेवल का मतलब ये होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स का ये एक ड्रग डोजेज का मेजर है यहाँ पे, यानी कि एक टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो सिस्टम में जो एब्जॉर्ब हो जाता है, रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा का पूरा ड्रग. ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको पीक प्लाज्मा लेवल उसको बोला जाता है. ठीक है. देन लिथियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली इन लिवर एंड किडनी. रैपिडली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? लिवर और किडनी में. एंड मोर स्लोली इन मसल्स, ब्रेन एंड बोन. ठीक है. देन एलिमिनेशन इज प्रीडोमिनेंटली वाया किडनीज. ठीक है, किडनीज के थ्रू इसका एलिमिनेशन होता है ड्रग का. स्टेडी स्टेट लेवल्स आर अचीव्ड इन 7 days. स्टेडी स्टेट लेवल्स का मतलब ये होता है इट रिफर्स टू द थेराप्यूटिक लेवल्स ऑफ लिथियम. ठीक है, ये ब्लड सीरम के थ्रू चेक किया जाता है आफ्टर 2 to 14 आवर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. ये ब्लड सीरम का सैंपल लेकर चेक कर लिया जाता है. दे आर अचीव्ड विद इन 7 days. ठीक है. देन लिथियम इज रीएब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोडियम बैलेंस. ये सोडियम बैलेंस से इन्फ्लुएंस रहता है. बेसिकली क्या होता है, जब लिथियम कोई इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सोडियम को रिप्लेस कर देता है. तो सोडियम को रिप्लेस करने की वजह से क्या होता है, जो सोडियम के लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं. अब इट लीड्स टू हाइपोनेट्रीमिया. नाउ हाइपोनेट्रीमिया के कारण क्या होता है, द हाइपोनेट्रीमिया लीड्स टू रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम. अब जो बॉडी में जो लिथियम रहता है उसका रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है. ठीक है. अब जब लिथियम ही रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है तो जो लिथियम टॉक्सिक है वो बॉडी के अंदर में रह जाते हैं. तो ये रहने से क्या होता है, जो टॉक्सिक सीरम लेवल्स है लिथियम के वो बढ़ जाते हैं एंड बेसिकली इट लीड्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी. Now mechanism of action में ये है, it accelerates the presynaptic reuptake and destruction of catecholamines like norepinephrine. Norepinephrine क्या करता है, जो
जॉयफुलनेस है या हैप्पीनेस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल का। तो इसमें क्या करता है, ये प्री सिनेप्टिक रीअपटेक यानी रीअब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनोअमीन्स को स्पीड अप करता है, ठीक है। देन इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स यानी कि मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर एट द सिनेप्स, ठीक है। जो कैटेकोलामीन्स है उनका रिलीज को क्या करता है, स्टॉप करने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ठीक है। देन इट डिक्रीजेज द पोस्ट सिनेप्टिक सीरोटोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, ठीक है, जो इसका फंक्शनिंग है उसको डिक्रीज करता है। और धीरे से क्या होता है, ये सारी चीज़ें करने से जो कैटेकोलामीन एक्टिविटी है, जो उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो मेनिया है वो कंट्रोल में आता है या उस मेनिया के सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं। नाउ द थेराप्यूटिक लेवल्स में हमने अभी स्टेडी स्टेट लेवल्स के बारे में पढ़ा। स्टेडी स्टेट लेवल भी वही चीज़ होती है, एक सेकेंड मैं आपको बता दूँ। स्टेडी स्टेट लेवल क्या है, रेंज जहाँ पर ड्रग अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इसमें सीरम पोर्शन का टेस्ट के लिए लिया जाता है, ठीक है, ब्लड चेकअप किया जाता है, सीरम पोर्शन को लिया जाता है, ठीक है। इसमें स्टेडी स्टेट लेवल दिखता है लिथियम का विदिन 7 डेज, जैसे कि हमने अभी देखा, ठीक है। और 12 to 14 आवर्स में इसका थेरापेटिक लेवल का वो मिल जाता है, ठीक है, ब्लड लेवल के थ्रू मिल जाता है, पता चल जाता है लिथियम का थेरापेटिक ड्रग लेवल क्या है पेशेंट के अंदर में, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया। ओके, यहाँ पे थेरापेटिक लेवल क्या है, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मेनिया। नाउ प्रोफाइलैक्टिक लेवल, प्रोफाइलैक्टिक यानी कि मैंने आपको बताया प्रिवेंशन, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रिलैप्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये कितना रहना चाहिए, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और टॉक्सिक लिथियम लेवल्स कितना रहता है, 2.0 to 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये ब्लड लेवल्स चेक कर रहे हैं, सीरम लेवल चेक करने के बाद में पता चल जाता है। नाउ दी साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम वाइज दिया गया है पूरा, आप इसको देख लें। न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेमर, मोटर हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, कॉग्विल रिजिडिटी, सीजर्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिसिटी में डिलीरियम या एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, सीजर, कोमा, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। देन रीनल एरिया में क्या होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया यानी कि इंक्रीज्ड थर्स्ट, पॉलीयूरिया यानी इंक्रीज्ड यूरिनेशन, देन ट्यूबुलर एनलार्जमेंट, देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देन कार्डियोवैस्कुलर में टी वेव डिप्रेशन दिखाते हैं, ये ईसीजी चेक करने के बाद पता चल जाता है, ठीक है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, तो उसमें नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड मेटालिक टेस्ट, ठीक है, पेशेंट को एक मेटालिक फ्लेवर मुंह के अंदर में रह जाता है, ठीक है, आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग, ठीक है। देन एंडोक्राइन में एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन, गोइटर एंड वेट गेन, ठीक है। देन डर्मेटोलॉजिकल, तो इसमें एक्नीफॉर्म इरप्शन, पैपुलर इरप्शन एंड एग्जैसर्बेशन ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस इज़ अ स्किन कंडीशन जहाँ पे एक्सट्रीम इचिंग पेशेंट को होती है और डैंड्रफ लाइक फ्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। साइड इफ़ेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये ड्रग प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना रहता है, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो लिथियम नहीं दिया जाता पेशेंट को, ठीक है। इसमें टेराटोजेनिक पॉसिबिलिटी रहती है, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ आइब्स्टाइन एनोमैली, ठीक है। ये आइब्स्टाइन एनोमैली क्या है, इट इज़ अ डिस्टॉर्शन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इन द राइट वेंट्रिकल। टेराटोजेनिक का मतलब ही होता है, वर्ड का मतलब होता है कि एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी मेनली क्या बता रहा है, डिस्टॉर्शन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इन दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फीटल के अंदर में ये वाली एबनॉर्मलिटी आने के पॉसिबल चांसेस रहते हैं, ठीक है। और सिक्रीटेड मिल्क कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन इन्फेंट, अगर मदर लिथियम का कंजम्पशन कर रही है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर हो रहा है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वो टॉक्सिसिटी इन्फेंट के अंदर भी आ सकती है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, तो सीरियम लिथियम लेवल्स आर अबव 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे कि हमने अभी देखा, ठीक है। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। एटैक्सिया मैंने आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन,
अनस्टडी गेट, ठीक है, फ्रीक्वेंट फॉलिंग एपिसोड्स एंड लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ही ये होता है लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, ठीक है। देन कोर्स ट्रेमर, बेसिकली हैंड्स के ट्रेमर आपको दिखाई देंगे लेकिन एक्सट्रीम, ओके। देन नोशिया एंड वॉमिटिंग, इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड concentration, nephrotoxicity and muscle weakness. Then convulsions, muscle twitching, dysarthria, then lethargy, confusion, coma, nystagmus. These were the sign and symptoms of lithium toxicity. lithium toxicity अगर आप देख रहे हैं पेशेंट के अंदर में ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म दी डॉक्टर इमीडिएटली एंड स्टॉप दी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट में बता दे रही हूँ लिथियम टॉक्सिसिटी का। अगर आप ये साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो आपने क्या करना चाहिए, ठीक है। डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली, ठीक है, ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देना है। देन फॉर सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म इंजेक्शंस, ठीक है, अगर पेशेंट के अंदर में रेसिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट लेवल है, ठीक है, तो उनको बेसिकली टॉक्सिसिटी का मतलब यही होता है कि पेशेंट के अंदर में जो पॉइजन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, लिथियम का पॉइजन फॉर्मेशन हो गया, तो उनको क्या करना है, वॉमिटिंग इंड्यूस करा देना या गैस्ट्रिक लवाज दे सकते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को फ्लूइड्स इंजेस्ट करने के लिए बोलना है, ठीक है। उनको जितना पानी पी सकते हैं या फ्रूट जूस का कंजम्पशन कर सकते हैं वो भी डॉक्टर से पूछ के एक बार फ्लूइड इंजेस्ट करने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। देन असेस दी सीरम लिथियम लेवल्स, ठीक है, स्टेडी स्टेट लेवल्स को चेक करते रहना है कि थेरापेटिक लेवल या लिथियम टॉक्सिसिटी कितनी है, ठीक है। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट रीनल फंक्शंस एंड ईसीजी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करना है। देन मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये क्योंकि पेशेंट साइड इफ़ेक्ट सफ़र करता है पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, तो इसमें फ्लूइड इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है इन अ पेशेंट विथ सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी हीमोडायलिसिस शुड बी इनिशिएटेड, ठीक है, हीमोडायलिसिस भी पेशेंट को कराया जा सकता है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ लिथियम यूज़, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि कौन सी कंडीशंस में लिथियम यूज़ नहीं करना है, ठीक है, लिथियम को नहीं एडमिनिस्टर करना है। अगर पेशेंट कोई कार्डियक, रीनल या थायराइड या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहा है तो उनको ये लिथियम नहीं देना है, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ ब्लड डिस्कैरियोसिस, डिस्कैरियोसिस यानी इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन में है जहाँ पर ब्लड और अदर फ्लूइड्स का इम्बैलेंस मिलता है, जैसे कि लिम्फेटिक फ्लूइड, बाइल या फ्लेम, ये सारी ब्लड के अंदर में प्रेजेंस मिलती है, ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। देन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन and severe dehydration, then hypothyroidism and history of seizures, ये सारी कंडीशंस में लिथियम यूज़ को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। नाउ दी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्री लिथियम वर्कअप यानी कि लिथियम देने से पहले पेशेंट का क्या नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये लिथियम एडमिनिस्टर करने से पहले, और दूसरा यह है कि टू अचीव द थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी द प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्री लिथियम वर्कअप देखेंगे। यहाँ पे पेशेंट की कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री लेना है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री कलेक्ट करना है। देन ईसीजी चेक करना है, ब्लड स्टडीज़ देखनी है, ब्लड स्टडीज़ में कंप्लीट ब्लड स्टडी, सीबीसी, एवरीथिंग, सब चीज़ उसमें आ जाना चाहिए, इन्वॉल्व रहना चाहिए, ठीक है। देन यूरिन एग्जामिनेशन में रूटीन और माइक्रोस्कोपिक दोनों चेक किया जाता है। देन असेस द रीनल फंक्शनिंग बिकॉज रीनल साइड इफेक्ट्स आर कॉमन, ठीक है। देन थायराइड फंक्शंस, इट शुड ऑल्सो बी असेस्ड बिकॉज द ड्रग इज़ नोन टू डिप्रेस द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड फंक्शंस देखे जाते हैं क्योंकि अगर पहले से ही थायराइड प्रॉब्लम है पेशेंट को और ड्रग ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड पर अफेक्ट करता है तो ये पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इफेक्ट अचीव करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ठीक है। लिथियम लेने का एक प्रॉपर टाइमिंग रहना चाहिए, ठीक है, उसका एक शेड्यूल रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 6 AM एंड 6 PM अगर पेशेंट को दिन में 2 बार दे रहे हैं ड्रग, जैसे 6 AM और 6 PM में पेशेंट को ड्रग मिल रहा है, उनका एक वो प्रॉपर शेड्यूल है,
तो उसी समय उनको लेने के लिए एडवाइस करना है ना। लेकिन अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल भूल गया कि उसको 6 AM में मॉर्निंग में 6 AM में उनको दवाई लेना था, तो उनको दूसरे शेड्यूल में 6 PM के लिए, शाम के लिए उनको वेट करने के लिए बताना है। ऐसा नहीं कि अगर उनको 10 बजे याद आ रहा तो वो 10 बजे वो दवाई को ले लें। ऐसे में क्या होगा, लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन पेशेंट यूजुअली कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है तो मैं 2 दवाइयाँ ले लूँ एक साथ। तो उनको ये चीज़ के लिए बताना है कि 2 दवाई एक साथ नहीं लेना है, एक ही दवाई एक टाइम पे, और जो टाइमिंग बताया गया है वही टाइमिंग पे उनको लेना है। अगर वो भूल जाते हैं तो उसको स्किप कर दें, जो टाइमिंग आपको जैसे शाम का बताया गया है वो टाइमिंग के लिए वेट करें और फिर उसके बाद में वो दवाई को लें। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर रिपीटेडली दवाई का जो एब्जॉर्प्शन का टाइम है, अगर जैसे पेशेंट 10 बजे ले ले रहा है तो उसके बाद में फिर जो उसका टाइमिंग है 12 घंटे का जो गैप है वो गैप नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इससे लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, देन लिथियम थेरेपी शुरू होती है तो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, बेसिकली पेशेंट जैसे जब दवाइयाँ एडमिनिस्टर होती हैं कुछ घंटे के बाद में या एक दिन के बाद में पेशेंट को ट्रेमर्स, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, एनोरेक्सिया, ये सारी चीज़ें पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। ये डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स एंड लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो उसमें आपको डिफ़र करना आना चाहिए। ठीक है, पेशेंट की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है जब लिथियम टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम हार्ड हैंड ट्रेमर्स। ठीक है, जो ट्रेमर्स है उसका एक लेवल बढ़ जाएगा अलग से। ठीक है, देन सिडेशन, वर्टिगो। ठीक है, ये सारी चीज़ों के समय में जो ड्रग है वो उसको डिसकंटिन्यू कर देना है और बेसिकली डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर पॉसिबल है कि पेशेंट होश में है या लग रहा है कि उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है, तो उनको एडवाइस करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, ये दोनों चीज़ों से पेशेंट सफ़र करता है। पॉलीडिप्सिया यानी इंक्रीज थर्स्ट एंड पॉलीयूरिया यानी कि इंक्रीज्ड यूरिनेशन, तो पेशेंट के अंदर में डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, है ना, इसलिए पानी पीने के लिए एडवाइस करना है। देन सीरम लिथियम लेवल 12 से 14 घंटे में चेक करना है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये ब्लड सीरम के थ्रू पता चल जाता है ना, और इससे क्या होगा कि लिथियम टॉक्सिसिटी का वो पता चल जाएगा आपको, थेरापेटिक लेवल पता चल जाएगा। देन रेगुलर फॉलोअप के लिए बताना है और ब्लड सैंपल चेक कराएं, ऐसे करेंगे उनको बताना है। कंक्लूजन, मूड स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बेसिकली मेनिया के लिए यूज़ किया जाता है। बिब्लियोग्राफी, अ गाइड टू मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, आर शिवानी JP ब्रदर्स। ठीक है, 176 to 178। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ गुड डे।